वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आ बेंड इंडियन रिवर बाय वी.एस. नायपॉल। वी.एस. नायपॉल का ये नॉवल है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एक पोस्ट कॉलोनियल नॉवल है जिसकी हम समरी को डिस्कस करेंगे, इसके कैरेक्टर्स को, राइटर को एंड टाइटल को भी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। आ बेंड इन द रिवर इस नॉवल को नोबेल लॉरिएट वी.एस. नायपॉल ने 1978 में जो है वो लिखा था एंड वी.एस. नायपॉल की बर्थ हुई थी 17 अगस्त 1932 में एंड इनकी डेथ हुई थी 11 अगस्त 2018 में। ट्रिनिदादियन बॉर्न ब्रिटिश राइटर थे। इन्होंने फिक्शन एंड नॉन फिक्शन दोनों में जो है ना वो अपने लिटरेरी वर्क्स लिखे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। फर्दर जो है वो हम टाइटल का मीनिंग डिस्कस करते हैं। इस नॉवल को टाइटल दिया गया है अ बेंड इन द रिवर। सबसे पहले जो यहाँ पे रिवर है वो यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है हिस्ट्री को, और जो बेंड है वो यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज को, के अनसर्टेनिटी को, कि अब जो है ना वो कुछ भी हो सकता है इन फ्यूचर। अब हो क्या रहा था कि जब अफ्रीका को इंडिपेंडेंस मिलती है तो डीकोलोनाइजेशन के बाद पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड चलता है। अभी जो डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस है ये 1970s ऑलमोस्ट 1975 तक जो है ना ये चलता रहता है, क्योंकि अफ्रीका के मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं उनको अभी तक इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी एंड इवन के 1990s तक इंडिपेंडेंस का जो प्रोसेस था वो कंटिन्यू था। किसी ना किसी को जो इंडिपेंडेंस है वो मिल रही थी और नेशंस जो हैं वो फ्री हो रही थी। और पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड भी साथ साथ चल रहा था कि कॉलोनियलिज्म की जो लेजेसी थी वो अभी तक कंटिन्यू थी। अभी तक जो है ना वो इनजस्टिस हो रहा था, इनइक्वालिटी अभी तक थी। अभी तक जो रेसिज्म था ये सब कुछ भी जो है ना वो प्रमोट किया जा रहा था इवन के आफ्टर डीकोलोनाइजेशन। तो यहाँ पर होता क्या है कि सलीम जो हमारा करेक्टर है इस नॉवल का, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो दिखाता है कि लाइफ में जो है ना वो चेंज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या फिर हमारी लाइफ कितनी अनसर्टन होती है, और लाइफ में जो है ना वो कभी भी जो है वो कुछ भी हो सकता है। और डीकोलोनाइजेशन के बाद जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो कितना टर्बुलेंट था, कितनी ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स थी, कॉन्फ्लिक्ट्स थे एंड कितने ज़्यादा उसमें अप हेवल्स जो है ना वो चल रहे थे। और जो न्यूली इंडिपेंडेंट अफ्रीकन नेशन थी वो कितने सारे प्रॉब्लम्स को जो है ना वो फेस कर रही थी, कि अभी तक उनको प्रॉपर जो है वो फ्रीडम नहीं मिली थी एंड इवन के उनका जो काम था, उनका जो वर्क था वो भी अभी तक प्रॉपर दोबारा से शुरू नहीं हुआ था। लोग अपने कल्चर को दोबारा से इंजॉय करना नहीं स्टार्ट हुए थे एंड लोग अपनी आइडेंटिटी को दोबारा से अभी नहीं ढूंढ पा रहे थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना ये फेस कर रहे थे। और आ बेंड इन द रिवर ये जो नॉवल है इसमें यही दिखाया गया है कि जो हिस्ट्री है उसके बाद जो है ना वो क्या चेंजेस आ रहे हैं। एक हिस्ट्री तो है हमारे पास अफ्रीकन्स की जो है, उनको इंडिपेंडेंस भी मिल चुकी है, बट अब इन फ्यूचर क्या होगा, क्या पॉलिटिकल चेंजेस होंगे, किस तरफ जो है ना वो पॉलिटिक्स जाएगी, और लोग दोबारा से जो है ना वो कैसे लाइफ की तरफ आएंगे, और दोबारा से वो कैसे जो है वो अपना काम करेंगे, अपने प्रोफेशंस को कंटिन्यू करेंगे, और लाइफ को दोबारा से कैसे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। जो है वो हम इसकी समरी को डिस्कस करते हैं एंड साथ साथ जो है वो हम अपने कैरेक्टर्स को भी देख लेंगे। जो मेन प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल का और नरेटर भी है वो सलीम है। अब ये जो सलीम है ये एक्चुअली में इंडियन मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है एंड ये ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट पे जो है ना ये रहते हैं। अब क्या था कि जब इंडिपेंडेंस मिल गई उसके बाद टाइम चेंज हुआ तो सलीम जो है ना वो ट्रैवल करता है, और वो ट्रैवल करने के बाद जो है ना वो सोचता है कि मैं अपनी फैमिली को जो है ना वो पीछे छोड़ तो आया हूँ। अब मैं एक अननेम्ड कंट्री में जा रहा हूँ जो कि अफ्रीकन इंटीरियर में है, ठीक है। अब मैं वहाँ पे जा तो रहा हूँ लेकिन उसको अपनी फैमिली की भी जो है ना वो बहुत केयर फील होती है, उसके लिए जो है ये केयर फील करता है और ये सोचता है कि मेरी फैमिली का क्या होगा, क्योंकि अभी तक जो है वो पॉलिटिक्स में कोई स्टेबिलिटी आई नहीं है, तो किसी भी टाइम पे जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा वरिड भी था उस चीज़ को लेकर। अब ये सब चीज़ों से वरिड था कि कॉन्टिनेंट जो है वो किसी भी टाइम पे जो है ना वो किसी डिसेस्टर में जो है वो जा सकता है। तो ये अपने फैमिली फ्रेंड नज़रुद्दीन से मिलता है। नज़रुद्दीन इसे कहता है कि तुम जो अफ्रीकन इंटीरियर है वहाँ जाओ और वहाँ पे जाके मैं तुम्हें एक शॉप देता हूँ, तुम उसे जो है ना वो ऑन करो और वहाँ पे जाकर ना काम शुरू करो। सलीम इसकी ऑफ़र को ले लेता है और वहाँ पे जो है ना वो ट्रेडिंग की एक शॉप बना लेता है जिसमें जो है ना वो डिफरेंट गुड्स को रखता है और उनको जो है वो सेल करता है। सलीम जो है ना वो नज़रुद्दीन की ऑफ़र को लेने के बाद यहाँ से ट्रैवल करता हुआ रिवर के पास वो जो शॉप थी और वहाँ पे एक बेंट भी था, अफ्रीकन इंटीरियर के कॉलोनियल टाउन में पहुंच जाता है और वहां पे अपनी शॉप को रन करना स्टार्ट कर देता है। अब सलीम जब इस टाउन में आता है तो वो देखता है कि टाउन की कंडीशन जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी अभी न्यूली फ्रीडम मिली है।
अभी लोग जो है वो बिल्कुल जो है वो स्टेबल नहीं हुए हैं, इवन कि अभी जो है वो सेट भी नहीं हुए हैं, और ऑप्रेसर्स की जो ऑपरेशन है वो अभी तक लोगों पर है। कुछ यूरोपियंस हैं, लेकिन जो मोस्टली यहाँ के रहने वाले हैं वो बुश में जो है ना वो जा चुके हैं। अब सलीम जब अफ्रीकन इंटीरियर में आ जाता है और इस कॉलोनियल टाउन में रहता है, तो इसके बाद ही इसको जो है ना वो इसके होम टाउन से न्यूज़ आती है कि वहाँ पे पॉलिटिकल डिसास्टर हुआ है, जिसकी वजह से जो है ना वो हर चीज़ डिवास्टेटेड हो गई है। तो इसकी फैमिली जो है ना वो एक सर्वेंट को सलीम के पास भेजती है इस टाउन में, जिसका नेम होता है मैथी। मैथी जो होता है वो हाफ अफ्रीकन स्लेव होता है। अभी यहाँ पर सलीम को असिस्ट करने के लिए जो है ना वो आ चुका है। सलीम जो है वो अब बेसिक हाउस होल्ड की जो गुड्स होती हैं वो उनको सेल करता है, और इसकी जो फर्स्ट कस्टमर होती हैं वो ज़ेबत होती है। ज़ेबत जो है ना वो एक प्रॉफिटस भी है और इसको मैजिशियन भी कहा जाता है। ज़ेबत का एक सन है जिसका नेम फर्डिनेंड होता है। अब वो फर्डिनेंड को बहुत अच्छी एजुकेशन देना चाहती है, और इसलिए उसको सेकेंडरी स्कूल में उसने जो है ना वो एडमिट करवाया हुआ है। एंड वो सलीम को कहती है कि तुम मेरे बेटे पर यहाँ पर जो है ना वो आते जाते हुए नज़र रखना कि वो क्या करता है, कहाँ जाता है, उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। फर्डिनेंड जिस स्कूल में पढ़ता है उसके जो हेड मास्टर हैं, उसको जो ऑन कर रहे होते हैं, जो रन कर रहे होते हैं, वो फादर ह्यूसमैन होते हैं, जो कि एक बेल्जियन प्रीस्ट हैं। अब ये यूरोपियन सुपीरियरिटी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, उस पर जो है वो बिलीव करते हैं। अफ्रीकन रिलीजन से भी जो है ये फैसिनेट होते हैं, और इनके पास बहुत सारे वुडन मास्क भी हैं। ह्यूसमैन एक तरह की जो इम्पेरियलिज्म है या फिर जो कॉलोनियलिज्म है, इसको प्रमोट करते हुए हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अब टाउन की जो कंडीशन है वो कुछ बेहतर होने लगती है कि प्रेसिडेंट जो है ना वो अपने कुछ वाइट स्लेव्स को, यहाँ पे जो वाइट ऑनर्स हैं उनको जो है ना यहाँ पे भेज देता है, और वो टाउन को अगेन जो है ना वो सारा डिस्ट्रॉय करके चले जाते हैं। एंड ह्यूसमैन का भी जो है ना वो मर्डर हो जाता है। अब ह्यूसमैन का जो मर्डर हो जाता है, किसी को इस मर्डर के बारे में जो है वो पता नहीं होता है। इवन के इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होती है, और जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो एक अमेरिकन ट्रैवलर जो है ना वो ह्यूसमैन के सारे जो वुडन मास्क हैं उनको चुरा कर ले जाता है, लेकिन इस डेड बॉडी का जो है वो किसी को कोई पता नहीं होता। इसके बाद टाउन की कंडीशन जो है वो कुछ बेहतर होना शुरू होती है, जहाँ पे जो है वो सलीम रह रहा है और अपनी शॉप को जो है वो रन कर रहा है। अब जो है ना वो इकोनॉमिक बूम आने लगता है, और ट्रेडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होने लगती है। अब ट्रेडिंग तो एक तरफ से हो रही थी, तो दूसरी तरफ जो है ना वो प्रेसिडेंट अगेन जो है ना वो इस टाउन के अगेंस्ट काम करते हैं। वो यहाँ पे जो प्लॉट था उसको अपनी ओनरशिप में ले लेते हैं, और उस पे जो है वो डोमेन ऑफ द स्टेट जो है ना वो बनना शुरू हो जाता है। अब क्या हो रहा था, यहाँ पे जो है वो पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी बन रही थी। अब इस यूनिवर्सिटी का काम क्या था कि जो यूरोपियंस प्रोफेसर्स हैं वो यहाँ पे आएंगे और अफ्रीकन्स को जो है वो एजुकेट करेंगे। उनको एजुकेट करने के बाद क्या होगा, द न्यू अफ्रीका जो है वो बनाया जाएगा। सलीम इस कंडीशन को जब देखता है तो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है कि ये न्यू अफ्रीका क्या बनने लगा है। अब ये जो यूनिवर्सिटी में लेक्चरर्स आ रहे थे, प्रोफेसर्स आ रहे थे, उसमें सलीम का एक फ्रेंड भी था जिसका नेम इंदर था। इंदर जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करवाता है डोमेन की सोसाइटी से, इस यूनिवर्सिटी की जो सोसाइटी से, और वो बताता है कि यहाँ पे यूरोपियन इंटेलेक्चुअल्स आएंगे और अफ्रीकन स्टूडेंट्स को जो है वो एजुकेट किया जाएगा। इस डोमेन में सलीम की मीटिंग एक और कपल से भी होती है जिसका नेम रेमंड होता है, और उसकी वाइफ का नेम होता है यति। अभी जो विती है और जो रेमंड है वो भी यहाँ पे जो है ना वो आए होते हैं। रेमंड जो है वो प्रेसिडेंट का मेंटोर होता है, उसके बड़ा क्लोज होता है। लेकिन आजकल जो है वो रेमंड प्रेसिडेंट के से थोड़ा सा ना डिफरेंस में है। मींस के प्रेसिडेंट को जो है वो रेमंड का वर्क जो है वो पसंद नहीं आ रहा। सलीम एक तरफ तो ये सारी सिचुएशन देख रहा होता है, दूसरी तरफ क्या होता है, सलीम का जो अफेयर है वो विती से होता है। विती और सलीम का जब अफेयर होता है, तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि सलीम अपनी प्रीवियस लाइफ में प्रोस्टिट्यूट्स के साथ जो है ना वो रहता रहा है। बट इसका जो ये रिलेशनशिप विती के साथ है ये काफ़ी फिजिकल था, और यति अपने हस्बैंड के साथ हैप्पी नहीं थी, और वो कहीं ना कहीं सलीम के अंदर अपने हस्बैंड को ढूंढ रही थी। सलीम को जब ऐसा लगता है कि वो इसको रेमंड समझ रही है विती, तो ये उसके ऊपर शाउट करता है, उसके पास अटैक करता है, और उनका रिलेशनशिप जो है ना वो दिन ख़त्म हो जाता है। अब दोबारा से पॉलिटिकल अनरेस्ट होने लगा है इस टाउन में, और जो इकोनॉमिक अनरेस्ट है ना वो आने लगा है। प्रोमिनेंट बिजनेस ओनर क्या करता है कि अपने सारे एसेट्स को यहाँ पे सेल कर देता है और टाउन को छोड़कर चला जाता है। सलीम को फील होता है कि अब दोबारा से यहाँ पे जो है ना वो टाउन का डिक्लाइन होने लगा है, और यहाँ पे जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो रही थी कुछ टाइम पहले, वो दोबारा से डिक्लाइन में चलने लगी है, और पॉलिटिकल अनरेस्ट भी जो है ना वो ग्रो हो रहा है। सलीम यहाँ से जो है ना वो निकलने की कोशिश करता है, और वो लिबरेशन आर्मी के थ्रू इस टाउन को छोड़कर चला जाता है, और वो लंदन जाता है। लंदन जाकर नज़रुद्दीन की कंडीशन को ऑब्ज़र्व करता है। नज़रुद्दीन का बिज़नेस जो है वो डिसएस्टर में जो है ना वो जा रहा होता है, और वो भी जो है ना वो कोई प्रॉपर ग्रो नहीं कर रहा होता है। तो उसके सलीम ये सारी कंडीशन देखने के बाद कहता है कि हर इंसान जो है या फिर सारे ह्यूमन बीइंग्स जो है ना
पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड में जो है ना स्ट्रगल ही कर रहे हैं सर्वाइव करने के लिए, कि कहीं ना कहीं से हमारा बिजनेस जो है वो सेट हो जाए, हम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं, हम इकोनॉमिकली जो है ना वो स्टेबल हो जाएं। और उसके बाद वो कहता है कि हमें अब अपने होम की जो है ना वो कोई केयर नहीं करनी चाहिए, जैसे वर्ल्ड चल रही है हमें वैसे ही रहना चाहिए, और वर्ल्ड को जो है ना वो अब हमें एक्सेप्ट करना ही होगा। उसके बाद सलीम जो है ना वो दोबारा से अपने टाउन जाने की कोशिश करता है, जहाँ पर जो है ना उसने शॉप बाय की थी। टाउन जाने से पहले वो नज़रुद्दीन की डॉटर करीशा के साथ जो है ना वो एंगेजमेंट कर लेता है। सलीम जब टाउन वापस आता है तो वो देखता है कि अब उसकी जो शॉप है उसको एक इनएक्सपीरियंस्ड अफ्रीकन ऑन कर रहा है, जिसका नेम थियो टाइम होता है, और वो इस शॉप को रन कर रहा है, और वो सलीम को एज अ मैनेजर जो है ना वो यहाँ पे रखता है। सलीम इस सिचुएशन से काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, और वो यहाँ से निकलना चाहता था। तो वो क्या करता है कि वो ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, और वो ट्रेडिंग जो है वो इलीगल होती है, जिसमें वो गोल्ड और आइवरी को जो है ना वो इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। अभी ट्रेडिंग तो स्टार्ट कर देता है, उसके बाद मैथी जो है ना इसकी ट्रेडिंग के बारे में पुलिस को जाके बता देती है, और पुलिस जो है वो इसको अरेस्ट कर लेती है। सलीम जो है वो ब्राइब देने से जो है ना वो मना कर देता है, इसी वजह से इसको जो है वो प्रिजन में जाना पड़ता है। जेल में काफ़ी दिन गुजारने के बाद सलीम को जो है ना वो कमिश्नर के पास लाया जाता है। कमिश्नर वही फर्डिनेंड था जो कि ज़ैबत का सन था। फर्डिनेंड सलीम को कहता है कि पॉलिटिकल सिचुएशन जो है ना वो और ज़्यादा ख़राब होने वाली है, और ज़्यादा वर्स्ट होने वाली है। तो मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि तुम इस टाउन को छोड़कर हमेशा से चले जाओ, जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। तो सलीम इसके एडवाइस को जो है ना वो सुनता है, और इस पर जो है ना वो काम करता है। नेक्स्ट डे प्रेसिडेंट जो है वो टाउन में आने वाला होता है। प्रेसिडेंट के आने से पहले ही सलीम जो है ना वो इस टाउन से निकल जाता है बोट के थ्रू, और इसके साथ ही ये जो नावल है वो एंड हो जाता है। इस नावल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की गई है कि अफ्रीकन्स को जो है वो कॉलोनाइज किया गया, ब्लैक्स को कॉलोनाइज किया गया। अब अफ्रीकन कंट्रीज़ जितने भी थे उन सबको जो है ना वो कॉलोनाइज किया गया था। उसके बाद वो डीकोलोनाइज्ड हुए, उनको इंडिपेंडेंस मिली। उसके बाद पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड चला। अब ये पोस्ट कॉलोनियल टाइम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, इसके बाद न्यू कॉलोनियलिज्म भी जो है ना वो आ जाता है। न्यू कॉलोनियलिज्म में क्या हुआ कि जैसे पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड ख़त्म हुआ, जो सुपीरियर नेशन थी वो यहाँ से चली गई, मीन्स के वाइट्स चले गए, ऑप्रेसर्स जो है वो चले गए। लेकिन वो अपने प्रोपेगेंडाज, अपनी एजुकेशन, अपने आइडियाज़, अपने पॉलिटिकल एजेंडाज, वो सब कुछ जो है ना वो यहाँ पर छोड़कर चले गए। उसके बाद जो अपर क्लास थी उन्होंने उसी सुपीरियरिटी को अडॉप्ट किया, ऑप्रेसर्स के वे को अडॉप्ट किया, और उसी तरह से जो है ना वो अपनी खुद की नेशन को जो है ना वो ऑप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही हो रहा था कि जैसे कि प्रेसिडेंट जो है वो अपनी नेशन के लिए काम करने के बजाय क्या कर रहा था कि वाइट्स की लेजेसी को प्रमोट कर रहा है, वाइट्स की सुपीरियरिटी को जो है वो प्रमोट कर रहा है, उनके जो कॉलोनियल वेज थे उनको वो प्रमोट कर रहा है, और टाउन के लिए जो है ना वो कुछ भी नहीं किया जा रहा था। एंड इसी तरह से सलीम यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि आप कितनी स्ट्रगल करते हो अपनी लाइफ में, जब आपके पास ना आपका कल्चर हो, ना आइडेंटिटी हो, ना आपका होम हो, एंड इवन कि आपको ये भी ना पता हो कि आपका एक्चुअल होम है क्या, क्योंकि आप तो कॉलोनाइज्ड हो चुके हो, और कॉलोनाइज्ड होने के बाद आपकी आइडेंटिटी भी डिस्ट्रॉय होगी, आपका कल्चर भी डिस्ट्रॉय हो गया, आपका हेरिटेज भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो नॉवल है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में जो है वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।